हर बच्चों की तरह मेरा सपना था कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊं। 11th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ था कि यूनिट टेस्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में मुझे क्रॉस लग गए थे और मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त स्ट्रेस्ड हो गई थी। ये सपना मेरा ना पूरा नहीं हो सका। उसके बाद मैं आर्ट्स फील्ड में चली गई। मेरे आसपास के लोग या मैं जिन्हें भी आर्ट्स के बारे में बताती थी तो वो बहुत उसे अजीब नज़रों से देखते थे कि आर्ट्स ये कैसा सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट्स में जाने के बाद आपका फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं। बट मैंने उनसे कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। घर में हमें कोई लड़कों के नाम से पुकारता है तो कोई लड़कियों के नाम से, और घर के बाहर हमारी पहचान महज एक औरत की होती है। औरत या तो दो जोड़ी ब्रेस्ट हो सकती है, दो खूबसूरत आंखें हो सकती हैं, या फिर एक खूबसूरत होठ। उसके अलावा कोई पहचान नहीं। लड़कियां पढ़ने में बहुत मेहनती होगी, लेकिन घर के बाहर के काम वो नहीं कर पाएगी। हमारी पहचान ना तो सड़क पर है, ना कॉलेज में है, ना घर पर है, ना ऑफिस में है। और उसी पहचान को लेकर आज हम औरतें हर फील्ड में अलग-अलग तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में इतने संघर्ष तो नहीं थे, लेकिन मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया, उसी को लेकर मैं आज आप सबके सामने आई हूँ। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मेरा नाम सादिया शेख है और मैं दरभंगा ज़िले के देवरा बंधौली गाँव से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो कि मेन डिस्ट्रिक्ट से 45 किलोमीटर अंदर है। और देवरा बंधौली एक ऐसा गाँव है, जहाँ पर आज तक 2023 में जहाँ हम पहुँच गए हैं, अभी तक वहाँ पे सिर्फ़ 10वीं क्लास तक का ही स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, और प्राइवेट स्कूल्स तो हैं ही नहीं। 2002 में मेरी पैदाइश देवरा बंधौली में जब हुई थी, उस वक़्त मेरे घर वालों के हालात उतने ठीक नहीं थे। हम बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली वीक थे। हमारे हालात ऐसे थे, 2 वक़्त की रोटी के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। 3 साल की जब मैं हुई तो मेरा एडमिशन उन्होंने म्युनिसिपैलिटी स्कूल में किया। मैं वहाँ पे 2 साल पढ़ाई की मैंने। उसके बाद मुझे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला। वहाँ मैंने 3 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल में डालने का मकसद ये था क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमारे कम्युनिटी में अरबिक नॉलेज होना ज़रूरी है, रिलेटेड टू दीन। तो वहाँ से मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कंप्लीट की और उसके साथ ही मैंने मौलविया का कोर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद हर बच्चों की तरह मेरा सपना था कि मैं भी मेडिकल फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मेरा साइंस अच्छा था, लेकिन मेरा मैथ्स बहुत वीक था। तो ये सपना मेरा ना पूरा नहीं हो सका और मेडिकल फील्ड में जाने की बजाय मैं दूसरे फील्ड में चली गई। जब मुझे साइंस लेकर 11th 12th करना था, तो मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वहाँ पर मुझे लैंग्वेज की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्योंकि मैंने 2nd स्टैंडर्ड तक ही सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी और उसके बाद सारा उर्दू मीडियम में हो गया था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हुई हूँ या मुझे कम मार्क्स मिले हों। और 11th स्टैंडर्ड में ऐसा हुआ था कि यूनिट टेस्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में मुझे क्रॉस लग गए थे और मैं बहुत ज़्यादा उस वक़्त स्ट्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि हमेशा से मैं एक गुड स्टूडेंट का टैग लेके चल रही थी और कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं घर में भी काफ़ी परेशान रहती थी। इवन मेरे पेरेंट्स मुझसे पूछते थे, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं उनको कैसे बताऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो समझ पाएँगे या नहीं। लेकिन जैसे-वैसे मैंने करके 12th स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी मैंने 10th में 84.60 परसेंटेज स्कोर किए थे और 12th में मैंने 56 परसेंट स्कोर किया, और लेकिन मैंने किसी भी तरह से 12th पास कर लिया। और उसके बाद मैं आर्ट्स फील्ड में चली गई। मैंने अपना एडमिशन इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी से ले लिया। मेरे आसपास के लोग या मैं जिन्हें भी आर्ट्स के बारे में बताती थी तो वो बहुत उसे अजीब नज़रों से देखते थे कि आर्ट्स ये कैसा सब्जेक्ट है, मतलब आर्ट्स में जाने के बाद आपका फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी जिनके अंदर पढ़ने की काबिलियत थी और साथ ही साथ बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी थी, लेकिन जो चीज़ उनके पास नहीं थी वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, वुमेन्स को लेकर जो क्राइम रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उन सब का क्या? लेकिन आर्ट्स में आने के बाद मुझे पता चला, इससे बेस्ट फील्ड मुझे नहीं लगता और कोई होगा। जब एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था। हमने प्लान किया था कि हम एनजीओ स्टार्ट करेंगे, हम लोगों की हेल्प करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे मेरा कॉलेज है, उसके ईस्ट साइड में झोपड़पट्टी बोलते हैं जैसे बॉम्बे में, जहाँ पे माइग्रेटेड लोग होते हैं ज़्यादातर, और वो ऐसे होते हैं जो दिन के डेली बेसिस पे वो वहाँ पे काम करते हैं
और उस कमाई के ज़रिए ही वो 1 टाइम का खाना या 2 टाइम का खाना जो भी उनको मिल पाता है वो करते हैं। तो मेरा जब भी गुज़रना होता था वहाँ से तो मुझे उन लोगों को देखकर बहुत सैड फ़ील होता था। हमने तभी प्लान किया था कि हम एक ऐसा एनजीओ स्टार्ट करेंगे जिसके ज़रिए हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं पता था कि ये कैसे होने वाला है, लेकिन हमने बस प्लान कर लिया था। फिर जब वो इंसिडेंट हुआ था प्रोटेस्ट का, ऐसा हुआ कि वो सारे पीछे हट गए। ऐसे दिखाते थे कि वो सब साथ में हैं, लेकिन जब रियल मोमेंट आया हमें प्रैक्टिकली उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का, तो सबने बैक आउट कर लिया। बट मैंने उनसे कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर, क्योंकि कल को अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा, अगर आज हम उनके लिए नहीं होते हैं तो। वहाँ से मुझे और चीज़ों के बारे में पता चला, लाइक सोशल इश्यूज़ जो भी है हमारे आस-पास रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज या वुमेन्स क्राइम को लेकर जो भी चीज़ें हमारे आस-पास हो रही है, गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। और फिर 2020 में कोविड ने लाइक कोविड पैंडेमिक आया और तभी लॉकडाउन लग गया। सब अपने-अपने घर चले गए। हम भी अपने घर चले आए। हमारे गाँव में ऐसा है कि देयर आर मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स, लेकिन ऐसा होता है कि टीचर्स का पता नहीं होता है। टीचर्स अगर है तो स्टूडेंट्स का पता नहीं होता है। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँ उनके लिए कि एक साथ जो है वो पूरा कम्युनिटी इससे फ़ायदा उठा सके। मुझे ऐसा लगा कि हमें कम्युनिटी लाइब्रेरी स्टार्ट करना चाहिए। कम्युनिटी लाइब्रेरी को हम इस तरह से बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं कि एक साथ उससे पूरा गाँव फ़ायदा उठा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, जेंडर से हो या रिलीजन से हो। मैंने अपने घरवालों के सामने ये बात रखी, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मैं लड़की हूँ, तो मैं क्यों ये सब कर रही हूँ? मुझे सिर्फ़ पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद शादी कर लेना चाहिए और वहाँ मेरी लाइफ़ ख़त्म। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे जो चीज़ें मिली है या मुझे एजुकेशन मिला है, वो ही चीज़ मेरे आस-पास के लोगों को और हर लड़की को हो। हर लड़की को हक है कि वो स्कूल जाए और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट गए, बहुत तरह-तरह की बातें की उन्होंने कि बेटी को अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, क्यों आप उनको ये सब करने दे रहे हो? पढ़ा रहे हो, पढ़ाने तक ठीक है, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? हमारे गाँव में स्पेशली ऐसा होता है कि जो मेरी एज की लड़कियाँ हैं, वो घर का पूरा काम करती हैं, घर की पूरी ज़िम्मेदारी उनको सँभालने आनी चाहिए। और जब आज भी लोग पूछते हैं ना कि जब उनको पता चलता है कि मैं खाना ठीक से अभी भी प्रॉपर पूरा नहीं बना पाती हूँ या मेरी एजुकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड होते हैं कि इतनी बड़ी बेटी हो गई है और अभी उसको ये नहीं बनाने आता है या अभी तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई, उसकी शादी कब करेंगे? इन सब चीज़ों के पीछे वो पड़े होते हैं। तो मैंने लाइब्रेरी वो जगह डिसाइड किया। मैंने अपने गाँव के लोगों से ही, जो लोग मेरे सपोर्ट में थे, मैंने उनको कहा कि आप क्या पास जो भी बुक्स हैं वो मुझे ला कर दें। स्टेशनरी मटेरियल्स, कॉमिक बुक्स, स्टोरी बुक्स जो बच्चों की एज की होती हैं, वो सारी उन्होंने मुझे कुरियर करवाई। मैंने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट और सेकंड ईयर में पब्लिक स्पीकिंग में मैंने प्राइज़ मनी जीती थी, जो कि टोटल दोनों साल का मिला के 5000 था। मैंने उससे बुक शेल्फ बनवाया और वहाँ पे सारी बुक्स रखी, जितने भी बुक्स हैं। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज उसके बाद ये था कि मैंने लाइब्रेरी तो बना दी, लेकिन उसमें आएगा कौन और कैसे आएगा? क्योंकि वो चीज़ बच्चों के लिए वहाँ पे बहुत नई थी। शाम के वक़्त बच्चे अलग-अलग जगह पे खेलते रहते हैं। तो मैंने उनको ऐसी बातों में लिया और मैं उनको लाइब्रेरी लेकर गई। उनके साथ मैं बैठी, मैंने उनके सामने दीवार पे पेंटिंग करना स्टार्ट किया। एक ट्री पेंट किया मैंने, फ्लावर्स पेंट किए, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं 1 टू 10 तक ऐसे पेंट किया, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स पेंट किए। फिर चार्ट पेपर वगैरह मैं मँगा के रखी थी, मैंने उनके सामने डीआईवाई क्राफ्ट करना स्टार्ट किया, तो वो चीज़ें उनको अच्छी लगी और वो इंटरेस्ट लेना उन्होंने स्टार्ट किया। तो सेकंड डे ऐसा हुआ कि वो खुद मेरे घर तक आए मुझे बुलाने के लिए, लेके जाने के लिए। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही एक पॉज़िटिव चीज़ थी कि बच्चे आ सकते हैं और देखते ही देखते हमारे पास 40-50 अबव स्टूडेंट्स आने लगे और ऐसा हो गया था कि जगह कम पड़ गई थी, तो हमें बाहर की जगह भी यूज़ करनी पड़ी और अभी ये 2020 से लेकर अभी तक फुल लाइब्रेरी सक्सेसफुली चल रहा है। आज एट द एज ऑफ 21, जहाँ मैं ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, मैं मास्टर्स कर रही हूँ, मैं साथ में बीएड कर रही हूँ और मैं सक्सेसफुली एक एनजीओ रन कर रही हूँ अलॉन्ग विथ मेनी अदर एक्टिविटीज़। तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारी मुझे ऐसी औरतें होंगी या लड़कियां हैं जिनके अंदर ये और भी बहुत अच्छी चीज़ें करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज़ हैं, तो वो अपने इनर पावर को जाने और ये सोसाइटी की बातों को इग्नोर करें। लोगों का काम है बोलना, आप उनको बोलने दें, लेकिन आपका काम है
उनको इग्नोर करके आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं और जिन लोगों के लिए कर रहे हैं वो आपके लिए मैटर रखता है। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। 2020 में मैंने जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रही थी, तो वहाँ पे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर भी आई हुई थी और उन्होंने उस मेरे टॉक के बाद जब वो स्टेज पर आई बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझे आज के टाइम की फ़ातिमा बी और सावित्रीबाई का खिताब दिया था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था। और हाल ही में अभी फ़रवरी के एंड में मुझे फ़ातिमा बी सावित्रीबाई का अवार्ड भी दिया गया है। जब बहुत सारे ऐसे जगहों पे मुझे लोग मिलते हैं जो मुझे कोई मलाला यूसुफ़ज़ई से या कोई फ़ातिमा बी सावित्रीबाई के नाम से मुझे कंपेयर किया जाता है, जो कि ऑफ़ कोर्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। इस पूरे जर्नी में स्वीडन की एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने ग्रेटा थनबर्ग, मलाला यूसुफ़ज़ई को कवर किया है। वो यहाँ आई हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे और उस टाइम हमारा मीटिंग फिक्स हुआ था और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट कवर पे उन्होंने मुझे पब्लिश किया। उनके पूरे फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे मेरे बारे में लिखा हुआ था। उस वक़्त मुझे ये भी ख़्याल आया कि एज़ अ मुस्लिम एंड प्लस वुमन, मैं सबसे पहले तो जब अपने लोगों को ये पता चलता है कि हम बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो एक अलग ही लोगों का नज़रिया बन जाता है। तो वो स्टीरियोटाइप मैंने तोड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आस-पास बिहार के कई सारे ऐसे गाँव में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनकी आँखों में कुछ करने की चमक है, कुछ करने की उनके अंदर चिंगारी है, जो बहुत कुछ करना चाहती हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आज मैं एक मुस्लिम लड़की होकर, एक औरत होकर, हिजाबी वुमन होकर, यहाँ पे खड़े होकर अपनी कहानी में लोगों के सामने पेश कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबके अंदर भी वो सारी खूबियाँ हैं, वो कुछ कर गुज़र जाने की जो सलाहियत है, वो सब आपके अंदर है। बस आपको एक एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपना एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि हवा अपना काम करती है, बुझा देती है शम्मों को। हवा अपना काम करती है, बुझा देती है शम्मों को, हम अपना काम करेंगे, नए दिए जलाएँगे। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करू, लाइक करू और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करू और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।